हाँ बेटा, चलो स्टार्ट करते अपना यूपी बोर्ड का सैंपल पेपर है ना, फिजिक्स का लास्ट ईयर का पेपर है। ठीक, चलो। इलेक्ट्रिक चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 10 वोल्ट पर मीटर। इन्होंने बोला बेटा कि कुछ वॉल्यूम में ना, मान लो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे जो फ्लक्स है वो कितना है, 10 वोल्ट पर मीटर है। इससे जो फ्लक्स बाहर जा रहा है दैट इज 10 वोल्ट मीटर। ठीक, ओके। रेडियस बोला है 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना बेटा, 2 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला कि अगर 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, सर्कल बड़ा करने से फ्लक्स तो अभी भी उतना ही जाएगा जितना इस छोटे वाले से निकला था, उतना ही बड़े वाले से निकलेगा ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स अभी भी कितना रहेगा, 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, एक मूविंग चार्ज बेटा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए का हो गया। बी का देखो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग थ्रू वैक्यूम डिस्क्राइब्ड बाय E इज इक्वल टू E नॉट sin kx माइनस ओमेगा टी बी। दो वेव दे रखी है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। हमसे पूछा कौन सा रिलेशन सही है। तो बेटा एक बात बताओ, हाँ सी पार्ट है ना, हाँ सी वाला क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई वी नॉट होता है। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला भी होता है दैट इज ओमेगा बाई के। अब इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, विच इज द ऑप्शन करेक्ट, चेक इट आउट। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A double convex lens is made of material having refractive index 1.2. Both the surfaces of the lens are convex. If it is dipped into water of refractive index 1.33, it will behave like, देखो कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस पहले, जैसे मान लो जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फोकल लेंथ आ जाएगा तो बेटा हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू होगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इसकी फोकल लेंथ पहले जब एयर में था तभी कन्वर्जिंग जैसा बिहेव कर रहा था। एक बात बताओ, इसका नेचर तो सेम ही रहेगा। अगर हम इन दोनों में देखें तो म्यू एम की वैल्यू अगर म्यू एल से बड़ी हो जाएगी, जैसे मान लो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखो कैसे बनेगा ये फॉर्मूला। ये बन जाएगा, एमसीएम आ जाएगा बेटा म्यू एम, यहाँ पे हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम 1/r1 माइनस 1/r2। देखो म्यू एल माइनस म्यू एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ओवरऑल ये टर्म कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हुई तो कैसा टर्म आएगा, नेगेटिव। अब म्यू एल कितना दिया है 1.2 और म्यू एम दिया है 1.33, तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा 1.2 माइनस 1.33 वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा समवेयर। अब अगर ये नेगेटिव आया तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स की, कॉनकेव लेंस की होती है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस जैसा, मतलब डाइवर्जेंट लेंस। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द इक्वेशन E इज इक्वल टू पी सी वेयर E एंड P आर एनर्जी एंड मोमेंटम इज वैलिड। E इज इक्वल टू पी सी, एनर्जी और मोमेंटम। तो बेटा इसका तो आंसर याद ही करना है आपको, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज फॉर अ फोटोन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। ठीक, चलो दूसरा। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड। देखो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इन दोनों में रिलेशन होता है। तो बेटा ड्रिफ्ट करंट जब आता है जब हम रिवर्स वाइस में लगाते हैं ग्राफ, किसको, डायोड को जब रिवर्स वाइस में लगाते हैं तब आता है ड्रिफ्ट करंट, और फॉरवर्ड वाइस में लगाते हैं तो डिफ्यूजन करंट आता है ना। तो डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड वाइस में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उन्होंने बोला ये कि डिफ्यूजन करंट किसमें ज्यादा होता है, तो हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड वाइस में ज्यादा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक, राइट द इक्वेशन फॉर रिलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछा है बेटा, देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी पे पहुंच गए हम, है ना बेटा। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमसे पूछा, इक्वेशन फॉर रिलेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो
कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन ई म्यू ई, और म्यू किसके बराबर होता है बताओ? एन ई म्यू होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारा किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। ठीक है, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ देखो क्या कहता है, इसका बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। ये कहता है कि मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आप उस पॉइंट से पास होता हुआ एक सर्कुलर लूप बनाओ। अब इस लूप के ऊपर आप मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करो, V डॉट डीएल करो, है ना। V डॉट डीएल कहाँ करना है बेटा? इस पूरे लूप पे करना है। तो ये किसके बराबर आएगा हमारा? म्यू नॉट आई के बराबर आएगा। ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप। किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप के बराबर। ठीक, चलो सी पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट आर इन जूल। देखो 1 किलोवाट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोवाट आर, तो बेटा किलोवाट से वॉट में जाएंगे तो 10³ हो जाएगा। वॉट आर से अगर हम सेकंड में जाएंगे तो 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में ना, तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो ये 1 2 3 है ना, वॉट तो यूनिट इसको हटा दो, 1 2 3 और ये 3 जीरो यहाँ से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना 3.6, 1 2 3 संख्या इधर है ना, तो 10³ और इधर से 10³ तो टोटल कितना हो जाएगा? 10⁶ जूल। या ऐसे सोचो आप, मल्टीप्लाई कर लो, 3600 यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो बेटा कितना आ जाएंगे? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, चलो डी पार्ट देखो क्या कह रहा है, डिड्यूस डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशनल इक्वेशन लिख दो। तो देखो कैसे लिखेंगे, हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? -L di/dt होता है। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो करते हैं एक बार। चलो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारे बेटा? -L di/dt। अब E को हम क्या लिखते हैं? E मतलब EMF। EMF क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2t-2, और चार्ज का कितना होता है? A इंटू टी। एल का तो हमें निकालना ही है, डी आई का कितना होता है बेटा? A, और टाइम का कितना होता है? T। ठीक, एल की वैल्यू निकालनी है तो सबको देखो, ये टी और टी तो ये कट गया, ए अपॉन में आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? mL2t-2/A2। ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा, तो बेटा एल की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? mL2t-2 A⁻²। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई, डायमेंशनल इक्वेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, चलो ई पार्ट देखते हैं फटाफट से बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये डी पार्ट था, ई पार्ट देखते हैं। देखो ई पार्ट क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन अ स्टेट वेयर n is equal to 2, व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी n is equal to 2 में कितनी होगी? तो बेटा हम एनर्जी का फॉर्मूला क्या जानते हैं? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई n²। तो 13.6, n की वैल्यू कितनी बेटा? 2 है, 2 का स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, काट दो जल्दी से, 4 3 जा 12, 4 जा 16, तो कितना आ गया? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट बेटा एफ पार्ट क्या कह रहा है, देखो जरा फटाफट से, डिफाइन वेव फ्रंट ऑफ अ वेव। वेव फ्रंट क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखो फटाफट से, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ all such points which are vibrating in same phase in same medium। ठीक है, रिपीट करके लिख लेना, हिंदी में एक बार बता देते हैं। ये उस सारे पॉइंट्स का लोकस होता है जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं एक ही मीडियम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी पे चलते हैं। फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर व्हेन द स्विच एस इज ओपन एंड क्लोज्ड इन गिवन सर्किट। तो बेटा डायग्राम कैसे गिवन एक बार बताते हैं, देखना ध्यान से, इधर बनाते हैं। दो सेक्शन कंप्लीट हो गए बेटा हमारे, है ना। आज बाहर वाले लोगों को कुछ हो ही गया है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है।
चलो तो बेटा देखो सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका डायग्राम कैसे गिवन है। ऐसे करके एक डायग्राम गिवन है, यहाँ पे एक स्विच लगा के रखा है उन्होंने और ऐसे यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई बेटा 20 वोल्ट की ना, 20 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है बेटा। ये रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस दिया है 30 ओम। हमसे पूछा है 10 ओम के थ्रू कितना रेजिस्टेंस, देखो टोटल करंट सर्किट में जितना होगा वही 10 ओम के थ्रू पास करेगा ना, तो टोटल करंट ही निकाल लेते हैं। तो केस 1 देखो क्या बोला है, केस 1 बोला है स्विच इज ओपन, है ना। तो केस 1 में हमसे बोला है कि स्विच कैसा है बेटा, ओपन है। अब सोच के देखो, अगर स्विच ओपन है तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, टोटल करंट सारा का सारा कहाँ ऊपर से चला जाएगा यहाँ से, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। तो हमारा नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ गया जरा बताओ। तो बोला आपने आर आ जाएगा भैया 30 + 10 एंड दैट इज इक्वल टू 40 ओम। आर मिल गया। अभी आई निकालना, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है 20, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 40। इट कम्स आउट टू बी 1/2 एंड दैट इज 0.5 एम्पियर। कितना करंट पास करेगा बेटा 0.5 एम्पियर। चलो दूसरा देखो केस 2, इन्होंने बोला स्विच इज क्लोज्ड। अगर स्विच क्लोज कर देते हैं तो देखो करंट यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जैसे वो यहाँ पहुंचेगा तो उसको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो 30 ओम के थ्रू तो पास ही नहीं करेगा, इसके थ्रू इधर से चला जाएगा। तो करंट को इस बार कितना रेजिस्टेंस मिला, केवल और केवल 10 ओम का रेजिस्टेंस मिला है ना। तो रेजिस्टेंस बार सर्किट का कितना हो गया 10 ओम हो गया करंट के लिए, है ना। और वोल्टेज की वैल्यू कितनी बेटा देखना 20 वोल्ट ही है। अभी हमसे आई पूछ रहे, तो आई इज इक्वल टू कितना होता है V/R। V कितना है बेटा 20, R कितना है 10, तो कितना आ गया ये 2 एम्पियर। तो इस केस में करंट कितना मिल रहा है हमारा 2 एम्पियर, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। क्वेश्चन ने बोला है कि 1 AMU के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर दो। तो 1 AMU के लिए एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, E इज इक्वल टू होता है बेटा mc²। मास 1 AMU में कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻27। बेटा C की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको कन्वर्ट करना होता है मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 × 10⁻⁻19 और कर दो। इन सबको मल्टीप्लाई सॉल्व करके जो आएगा ना वो डायरेक्टली आपको याद होता है, कितना होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम याद रखते हैं ना तो जल्दी से हो जाएगा। ये बी पार्ट हो गया है ना। चलो सी पार्ट देखते हैं बेटा। 2 मैग्नेट्स ऑफ इक्वल मैग्नेटिक मोमेंट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तीसरे पार्ट में बोला बेटा कि 2 मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है। एक दूसरी मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, ठीक। ये कोई पॉइंट है यहाँ से, इसका डिस्टेंस बेटा यहाँ से कितना है d है, और इससे यहाँ से भी कितना है d है। हमसे बोला है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू मैग्नेट A1 मैग्नेट की वजह से वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से इसको B1 क्या कहते हैं ना, वो कितना दे रखा है बेटा 2 × 10⁻³ टेस्ला दे रखा है। देन फाइंड आउट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू बोथ द मैग्नेट। तो देखो कैसे करोगे एक बात बताओ, इसको A1 नाम दे देते हैं, इसको A2 नाम दे देते हैं। ये जो P पॉइंट है ये इस मैग्नेट के लिए एक्सियल पे है और इसके लिए कहाँ है इक्वेटोरियल पे। तो E एक्सियल और इक्वेटोरियल में हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या होता है बताओ बेटा, B एक्सियल वाला जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स B इक्वेटोरियल, ठीक। तो देखो B एक्सियल की वैल्यू हमें दे रखी है B1, तो यहाँ से 2B इक्वेटोरियल, तो B इक्वेटोरियल की वैल्यू मिल जाएगी हमें, कितनी आ जाएगी B1/2। B इक्वेटोरियल मिल गया, मतलब इसको हम B2 कह सकते हैं, दूसरी वाली मैग्नेट कहते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं B2। अभी हमसे पूछा नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दो। तो बेटा जो एक्सियल की वजह से होती है ना वो किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में होती है, और जो इक्वेटोरियल की वजह से होती है वो कहाँ होती है, अपोजिट टू द मैग्नेट। तो देखो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ये डायरेक्शन होती है ना, एक्सियल का अलोंग द एक्सिस होती है और इक्वेटोरियल का अपोजिट टू द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो ऐसे होता है ना, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, वी नेट इज इक्वल टू √B1² प्लस B2² प्लस 2B1 B2 cos थीटा। बेटा थीटा की जगह हम 90 डालेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, cos 90 क्या होता है 0, ये टर्म हट जाएगा।
b1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर में अगर हम रिलेशन देखें तो b1 तो b1 ही है, और b2 स्क्वायर की जगह देखो हम b1/2 का स्क्वायर डाल सकते हैं क्या? b1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये बताओ? b1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर/4। एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लोगे तो देखो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5, 5b1 स्क्वायर/4। तो कितना आ जाएगा बेटा? सॉल्व करके जरा बताना। यहाँ से नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा √5/2v1, है ना? तो बेटा ये आ जाएगा √5/2v1। कितना है हमारे पास? v1 भी एक ये है ना, देखो 2 × 10⁻³ वैल्यू का पुट कर दो, 2 × 10⁻³। 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा? √5 × 10⁻³ टेस्ला। समझ में आ गई बात बेटा? आसान था, नहीं आया ना तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। इन अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड फॉर अ 20 वोल्टेज फॉरवर्ड बायस द फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूसेस 10 मिलीएम्पियर, कैलकुलेट इट्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। तो बेटा हमसे पूछा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बता दो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V/I होता है। वोल्टेज दे रखा है 20 वोल्ट, तो बेटा करंट कितना 20 वोल्ट पे? 10 मिली एम्पियर। तो 10 × 10⁻³ लिख देना चाहिए। देखो 10 2 जा 20, ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा तो 2 × 10⁻³ ओम हो जाएगा, और इसको हम कह देंगे 2 किलो ओम। तो कितना रेजिस्टेंस मिला हमें? 2 किलो ओम रेजिस्टेंस मिल गया। ठीक, फाइनली हम सेक्शन डी पे पहुंच चुके हैं। लेट्स सी सेक्शन डी कितना है ना। चलो बेटा सेक्शन डी करते हैं। चलो बेटा सेक्शन डी पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ अ टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये डेरिवेशन है, हम इसका एड्रेस लिख दे रहे हैं ना, आप लोग उससे जाके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर 1 का है बेटा, है ना? चैप्टर 1 में एक डेरिवेशन मिलेगी आपको, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। इसको जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? PE sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज दिस। क्वेश्चन ने बोला है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है, उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी दे रखी है बेटा? 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला दे रखी है। इस कॉइल का रेडियस कितना है? रेडियस दे रखा है बेटा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन और अपवर्ड है। तो बेटा हमारे बोर्ड के परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अपवर्ड मतलब बाहर की साइड होगा क्या? बाहर की साइड मतलब डॉट। तो करंट की डायरेक्शन बताओ कैसे निकालेंगे? बेटा देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा दिया। ठीक, अब डायरेक्शन तो पता चल गई हमें करंट की कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। तो बेटा B इज इक्वल टू कितना होता है? μ0I/2r होता है। किसके लिए? सर्कुलर कॉइल के सेंटर के लिए। तो ये दे रखा है हमें 0.5 × 10⁻⁴। μ0 की वैल्यू होती है बेटा 4π × 10⁻⁷। आई हमें पता नहीं है, 2 × r की जगह कितना डालेंगे? 12 × 10⁻²। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, देखो कितना आएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार में जाएगा, है ना? तो हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू π/6 इंटू, बेटा ऊपर लेके जाओ, हाँ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻⁵ इंटू आई। ठीक है, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, ये 30 का मतलब 3 बचेगा, और ये पाई आ जाएगा डिवाइड में। तो 3/पाई इंटू 10⁻⁴ पहले से है, और ये बेटा ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो 10⁻⁵ आ जाएगा इज इक्वल टू आई। इसको सॉल्व कर लो। 3 डिवाइडेड पाई की वैल्यू 3.14 बनती है ना, पॉइंट हटाओ 0, इंटू में 10 दी पावर कितना बचेगा ऊपर जाके 1 आई। तो हो जाएगा बेटा 3000 डिवाइडेड बाई 314 आई की वैल्यू निकालो, कितनी बार में जाएगा ये? 9.14 3 27, तो ये हो जाएगा बेटा 27 और 2826, कितना बचेगा बेटा इधर? 76
और 176 बचेगा। 176 कर दोगे तो ये लगभग 4 बार में और चला जाएगा। तो आई की वैल्यू ना कैलकुलेट करके समथिंग 9.4 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है बेटा, चलो तो ये बी पार्ट डन। सी पार्ट में देखो, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल। हमसे पूछा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो देखो इसमें क्या लिखोगे हम बताते हैं। एक तो ये वाला डायग्राम बना दोगे, यहाँ पे लिखोगे डेंसर और ऊपर लिखोगे रेयरर। जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो एक किसी एंगल, जिस एंगल पे लाइट का रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द इमर्जिंग रे हैज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज 90 डिग्री, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसी फिनोमिना को क्या कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन लाइट moves from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, then it get reflected back in the same medium. This phenomena is known as total internal reflection. कब होता है, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। ठीक है, चलो इन्होंने पूछा व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तो बेटा एक डायग्राम बना देना छोटू सा, ये हमारा कोर हो जाएगा, इसके बाहर ये हमारा क्लैडिंग। ठीक, तो ये हमारा कोर और क्लैडिंग हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लाइट मान लो ऐसे गई, उसके बाद ये करके ऐसे आ गई, फिर ये करके ऐसे चली जाएगी ना, तो ये जो है ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द TIR। ठीक, चलो नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन डी, इसका डी पार्ट देखो बेटा, एक डायग्राम दिया हुआ है, हमसे पूछा है पोटेंशियल बता दो ए एंड बी। बेटा 3 बैटरी लगाई हुई है हमने, और ये हम पहुंच गए बी पे, ये पॉइंट ए है। तो हमसे पूछा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट पोटेंशियल बता दो, है ना। एक बैटरी 3 वोल्ट की दे रखी है बेटा, एक 2 वोल्ट की दे रखी है और एक दे रखी है 1 वोल्ट की, है ना। रेजिस्टेंस दिया है तीनों 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि आप ये बता दो कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पहले आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ेगी क्या हमें, क्योंकि आपको याद है ना पैरेलल वाला फॉर्मूला, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, है ना। अभी लिखेंगे तब पता चलेगा ना। फिलहाल हमें 1 बाई आर इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो क्या लिखें बेटा, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, ये हो जाएगा बेटा हमारा 3 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा हमारा, 1/3 ओम। आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/3 ओम। बहुत बढ़िया, आर इक्विवेलेंट मिल गया। अभी हम फॉर्मूला देखो क्या लगाने वाले हैं, जब बैटरी पैरेलल में लगी होती है तो ये फॉर्मूला होता है, देखो ई इक्विवेलेंट बाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। इक्विवेलेंट तो खैर में निकालना ही बेटा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो कितनी आई है, 1/3 आई है, तो 1/3। E1 कितना है, 3/1, 2/1 प्लस 1/1, तो ये हो जाएगा ई इक्विवेलेंट अपन में 1/3 इज इक्वल टू बेटा 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 इंटू 1/3, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा बेटा 2 वोल्ट। तो ई इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 2 वोल्ट। कैलकुलेशन थी सिंपल, और कुछ नहीं था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, डायग्राम जरूर बनाना है बेटा। डायग्राम में क्या बना दोगे, एक कॉइल ये है, इसके बीच में ऐसा एक लगा दिया, एक दूसरी कॉइल, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा देना और यहाँ पे एक AC सोर्स लगा देना। तो बोलना जब भी किसी भी कॉइल में हम वेरिएबल करंट पास करते हैं ना, तो उसकी नेबरिंग कॉइल में एक करंट या EMF इंड्यूस होता है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन ने बोला सो दैट हेनरी पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो दोनों एक ही बात होती है, दिखाते भी करके। हेनरी पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। देखो L इज इक्वल टू क्या होता है,
ई अपॉन में डी आई बाई डी टी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, वहीं से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा किसके बराबर है, हेनरी के बराबर। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हेनरी पर मीटर की वैल्यू, किसकी वैल्यू, हेनरी पर मीटर। तो बेटा हेनरी की जगह कितना लिखोगे, ई एम एफ डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी इंटू 1 में मीटर। अब ई एम एफ क्या होता है बताओ, ई एम एफ होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज, इंटू में 1 में मीटर, इंटू में डी आई बाई डी टी का देखो डी टी चला जाएगा ऊपर और अपॉन में कितना बन जाएगा डी आई। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है ना फोर्स इंटू डिस्टेंस, अपॉन में क्यू, क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम इज इक्वल टू 1 बाई मीटर इंटू में डी टी बाई डी आई। ठीक है, तो देखो मीटर और डिस्टेंस भी मीटर में होता है, ये कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, फोर्स, हाँ देखो टाइम से टाइम भी कट गया ना, तो कितना आ गया, फोर्स पर आई, और आई किस में होता है, करंट, तो ये हो गया करंट का स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर, तो क्या हो गया, फोर्स इज की यूनिट होती है न्यूटन और एम्पियर की कितनी होती है, एम्पियर स्क्वायर। केवल वैल्यू पुटिंग था ना, हेनरी पर मीटर, हेनरी अभी हमने क्या बताया, ई अपॉन में डी आई बाई डी टी होता है, ई मतलब वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है, डब्ल्यू बाई चार, क्यू वर्क पर यूनिट चार्ज होता है ना। हाँ ये मीटर ये रहा, और डी आई बाई डी टी उल्टा होकर डी टी बाई डी आई बन गया। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस, चार्ज का फॉर्मूला आई इंटू टी, 1/मीटर डी टी बाई डी आई, ये भी मीटर में, डिस्टेंस भी मीटर में, मीटर मीटर कट गया, टाइम ये भी टाइम कट गया, आई इंटू आई एम्पियर का स्क्वायर, फोर्स न्यूटन, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। देखो आपको क्या याद रखना है, आइडियल एमीटर, पहली बात एमीटर के बारे में क्या याद रखिए, एमीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है, किस में लगता है, सीरीज में, और वोल्टमीटर किस में लगता है, पैरेलल में लगता है। ठीक, वोल्टमीटर किस में लगता है, पैरेलल। ओके, एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, याद रह पाएगा ये, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट रहता है, ठीक, और एमीटर का रेजिस्टेंस समथिंग नेग्लिजिबल रहता है, नेग्लिजिबल मतलब 0 कहेंगे, आइडियल की बात कर रहे थे। ठीक, वाई आर एन एमीटर एंड वोल्टमीटर रेस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल इन द सर्किट। तो ऐसे लिखो, देखो अगर हम एमीटर को पैरेलल में लगा देंगे है ना, तो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है कम, ऐसे छोटू सा डायग्राम बना देना, मान लो ये रेजिस्टेंस है, बोलो अगर हम एमीटर को पैरेलल में लगा देंगे तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है, तो सारा का सारा करंट कहाँ से पास करेगा, एमीटर से पास करेगा। अब सारा करंट एमीटर से पास करेगा तो कोई कंज्यूम तो करने वाला है नहीं, तो सारा वोल्टेज जब एमीटर में जाएगा तो एमीटर क्या हो जाएगा, हीट होके वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए एमीटर को किसमें नहीं लगाते, सीरीज में। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों नहीं लगाते, देखो अगर वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं ना, वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं लगाते, तो ऐसे एक डायग्राम बनाना, इसके नीचे लिख देना वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे तो सारा वोल्टेज यही कंज्यूम कर लेगा, तो हमारा मेन सर्किट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए पैरेलल में नहीं लगाते। ठीक, नहीं है एक बार फिर से सुनना, फिर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। A coil has a resistance of 10 ohm and an inductance of 0.4 Henry. It is connected to an AC source of 6.5 volt and 30 hertz. Find the average power consumed in the circuit. तो बेटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टेंस लगा है. We have to find out the average power consumed in the circuit. सिंपल ही है. Let's see. तो बेटा सबसे पहले क्या निकाल लो, इम्पीडेंस निकाल लो टोटल, है ना, उसके बाद अपने आप ही पता चल जाए कि कितनी पावर कंज्यूम हुई। देखो बेटा ये कॉइल है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.4 हेनरी। एक कॉइल है, क्वेश्चन में एल की वैल्यू दे रखी है बेटा 0.4 हेनरी और रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। इट इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ 6.5 वोल्ट। तो बेटा वोल्टेज दे रखा है 6.5 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 30 हर्ट्ज। अभी क्वेश्चन है बोला फाइंड द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। एवरेज पावर निकालनी है बेटा ना, लेट्स सी।
इसका डायग्राम समवेयर ऐसा बनेगा ना, ये हमारा हो गया 0.4 हेनरी, ये हो गया हमारा 10 ओम, और ये हमारा हो गया 6.5 वोल्ट एट 30 हर्ट्ज। तो बेटा पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब इसका एक्सएल का, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ओमेगा एल होता है। ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई एफ एल होता है। तो 2 इंटू पाई की जगह कितना डाल देंगे हम, 3.14। एफ कितना डालना है, 30 डालना है, और एल है हमारा 0.4, है ना। इनको मल्टीप्लाई करके देखो एक्सएल कितना आ रहा है रफली। इसको 3 ही मान लेते हैं ना, तो 3 दूनी 6, 3 18, 180, और 180 चौक 18 चौक 72, 72 ओम आ रहा है। मल्टीप्लाई करना है ना, इतना ही आएगा रफली। 72 की जगह 75 मान लेते हैं, 3.14 को इग्नोर किया था ना, 75 ओम मान लेते हैं। ठीक, एक्सएल मिल गया। अभी टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें सर्किट का निकालना तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, याद है। एक्सी तो यहाँ पे है नहीं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर कितना दिया बेटा, 10 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है 75 का स्क्वायर। देखो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 75 का करोगे तो 25, और 6 8 तो 56, ये हो जाएगा 56 25। तो बेटा ये आ जाएगा 5725। अब 5725 किसका स्क्वायर है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेके कर ले। 5 से काटो, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 20, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 नहीं 50, 229। अब तो ये कटेगा नहीं, तो 229 तो हम जानते हैं 225 15 का स्क्वायर, देखो 5 का पेयर बन गया, 5 तो आ जाएगा बाहर। अभी बच गया 229, तो 225 15 का होता है, तो इसको 15 ही मान लो, 15 पंजे लगभग 75 ही आ रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, 15.1 मान लो इसको, तो ये 75.5 ओम के आसपास आ जाएगा, है ना। ये जेड मिल चुका है हमें। अभी देखो हमें अगर पावर चाहिए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। या अगर हम बी के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताना, बी के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ओके, बी आर एम एस का स्क्वायर बाय जेड इंटू कॉस फाइव। ठीक, तो वी आर एम एस कितना, अच्छा कॉस फाइव की जरूरत पड़ेगी क्या हमें, तो बेटा कॉस फाइव का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कॉस फाइव का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड। आर कितना है बेटा हमारा 10 है, और जेड कितना है देखो 75.5 है। वैल्यू डाल दो सारी। वी आर एम एस कितना है 6.5, तो 6.5 का स्क्वायर। जेड कितना है बेटा, जेड आया 75.5, इंटू में कॉस फाइव कितना है 10/75.5, 10/75.5। इसको सॉल्व कर लो, 6.5 का स्क्वायर को 55 25 7 42, 42.25 इंटू 10। बेटा यहाँ 75 का स्क्वायर करो, 55 25 856, 56.25 लगभग, है ना। 0.25 से 0.25 हटा दो, कितना आ जाएगा देखना, 0.40, 0.8 इंटू 10, मतलब ये लगभग ना 8 वॉट के आसपास आ जाए। सर्किट कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 8 वॉट कंज्यूम करेगा। समझ आ गया क्या बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट एंड राइट इट्स इक्वेशन। क्वेश्चन ने बोला है कि मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट को एक्सप्रेस कर दो और उसकी इक्वेशन लिख दो। तो मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में देखो क्या क्या लिखोगे। पहला पॉइंट लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेस ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना लिखने के बाद फिर इसका एक्सप्रेशन लिख दोगे, क्या होता है, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। हमारा क्या आ गया, आई डी आ गया। समझ आ गया बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इट एंड द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होता है। मतलब देखो एक बात बताओ, जब कंडक्शन करंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता, और जब डिस्प्लेसमेंट करंट होता है तो कंडक्शन करंट नहीं होता। ये दोनों कभी एक साथ आते हैं, नहीं आते। मतलब ये आएगा तो वो चला जाएगा, वो आएगा तो ये चला जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है क्या, है ना। अपोजिट है कि एक डायरेक्शन में है। देखो फेज डिफाइन होता है डायरेक्शन से। देखो बच्चा ध्यान से देखना, हमने लगाया है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हमारा कंडक्शन करंट और इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है,
तो हम बोलेंगे 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच का? 0 डिग्री है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, मेंशन द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या बोलो इंटरफेरेंस में, क्या बोलोगे? व्हेन टू और मोर लाइट interfere with each other so that the resulting wave has the amplitude greater than or less than the interfering waves, then this phenomena is known as interference of waves। फिर एक छोटा सा डायग्राम बना देना ऐसे, कि एक ऐसे बन गया और एक ऐसे। अब इन दोनों को प्लस करके ऐसे दिखा देना कि एक बड़ी बड़ी वेव बन गई है ना। ये क्या हो गया? हमारा इंटरफेरेंस हो गया वेव्स का, सिंपल ही था, है ना। कर लिया हमने इंटरफेरेंस। ओके, अब उन्होंने पूछा कंडीशन बता दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा फॉर्मूला लिखना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? 2n-1 लैम्डा बाय 2d। ये कंडीशंस लिख देंगे, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट द प्रिंसिपल इन 2 यूजेस ऑफ पोलराइट। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जब भी हम बोलेंगे कि एक अनपोलराइज्ड लाइट जब भी किसी पोलरॉइड से पास करिए, हमने पढ़ाया था ना पोलरॉइड, जब भी किसी पोलरॉइड से पास करेगी, ठीक, तो उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन बचेंगे, और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन कहते हैं। व्हेन अ ऑर्डिनरी लाइट passes through a polaroid, लिखो क्या एग्जाम में? when a ordinary light passes through a polaroid, then after passing through a polaroid it had oscillations only in one direction, this light is known as polarized light and this phenomena is known as polarization। समझ में आ गई बात? और इसको क्या कहते हैं बेटा? पोलरॉइड्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन बोलेगा एक पोलरॉइड का एग्जांपल दे दो, तो आपको याद रखना है निकोल प्रिज्म। क्या एग्जांपल होता है? निकोल प्रिज्म। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या पूछा? यूजेज ऑफ पोलरॉइड बता। तो देखो पोलरॉइड का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट्स में करते हैं, गाड़ी की विंडशील्ड में करते हैं, सन ग्लासेस में करते हैं, इन सब में हम पोलरॉइड्स का यूज करते हैं, ठीक है। पोलरॉइड आर यूज्ड फॉर पोलराइजिंग द ऑर्डिनरी लाइट। इतना लिख दोगे, ठीक बात। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ने क्या बोला? फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस। तो बेटा हमसे वेलोसिटी पूछी है ना, लेट्स कैलकुलेट। वर्क फंक्शन दे रखा है हमें कितना? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, तो क्या वो भी निकल जाएगी एक वेलोसिटी। सो लेट्स कैलकुलेट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले हमें लाइट की एनर्जी पता होनी चाहिए। तो बेटा इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, 1240 बाई लैम्डा। यहाँ से आंसर किस में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट लैम्डा को किस में रखते हैं? नैनोमीटर में रखते हैं। तो 1240 नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, एक जीरो को हटा देना होता है ना। तो कितना आ जाएगा? 400। सॉल्व कर लो इसको, 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट हमने कितनी एनर्जी की डाली है? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डाली है, ठीक। ओके, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ई माइनस वर्क फंक्शन। ई कितना है? 3.1, वर्क फंक्शन कितना है? 2.5, माइनस करना 25 6 31, कितना आ गया? 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई है ना। अभी क्वेश्चन ने हमसे पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो, हाफ mv² इज इक्वल टू 0.6। वेलोसिटी चाहिए में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लो जूल में, 1.6 इंटू 10⁻19। अभी कन्वर्ट हो गया जूल में, है ना बेटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, v² इज इक्वल टू 2 इंटू 0.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई मास। डिवाइड में चला जाए, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31। सॉल्व कर लो, देखो पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, है ना। फिर काट लो, कितनी बार में जाएगा? 6 से काटो, 6 कम 6, 3 बज गया, 6 पंजे 30, 15 बार में चला गया लगभग, है ना। अब इसको काट लो जरा, 0.15 एकम 15, 0.1 बार में चला गया लगभग, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स v² इज इक्वल टू 0.2
10 देखो बेटा -19 ऊपर जाके +31, तो कितना बचेगा 11 12 बचेगा इंटू 10⁻12, तो कितना आ गया बेटा देखना v² इज इक्वल टू 2 एक जीरो एक और जीरो 20 इंटू 10⁻10 स्क्वायर हटाओ तो बेटा इधर क्या बन जाएगा रूट 20 किसका स्क्वायर होता है 4.5 लिख लो लगभग और 10⁻10 का 10⁻5, तो इतनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। ठीक है सिंपल है फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का होता है कैलकुलेशन है ना। अभी हमसे पूछा है कि मोमेंटम और बता दो बेटा, तो मोमेंटम कैसे बताएंगे, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है p इज इक्वल टू देखो mv होता है ना। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है p इज इक्वल टू mv मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 वेलोसिटी हमने निकाल ली 4.5 इंटू 10⁻5 सॉल्व कर लो 4.5 को 5 मान लो 5 एकम 5 5 45 और 45 45.5 इसको थोड़ा कम कर लो उसको ज़्यादा माना था ना 42 मान लो लगभग 42 टू 10 कितना हो जाएगा -26 यहाँ से यूनिट किस में आएगी केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया बेटा मोमेंटम आ गया। सिंपल था फॉर्मूला पता होना चाहिए बस वैल्यू पुटिंग है ना बेटा p इज इक्वल टू mv याद कर लेना। अभी क्वेश्चन ने क्या बोला है स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो गॉस लॉ क्या कहता है सुनो द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। किसी क्लोज्ड सरफेस में इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे किसी एक क्लोज सरफेस में अगर Q0 चार्ज इनक्लोज्ड है तो इससे टोटल फ्लक्स कितना पास करे दैट विल बी इक्वल टू Q0 डिवाइडेड बाय ε0। द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। चलो नेक्स्ट यूजिंग इट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल एक्सटर्नल पॉइंट इंटरनल पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। देखो हम फॉर्मूला लिख देते हैं एक्सटर्नल पॉइंट जैसे ये हमारा स्फीयर है बेटा है ना, तो एक्सटर्नल पॉइंट मान लो यहाँ से r डिस्टेंस इसका एक तो ये डायग्राम बना देना है होलो स्फेरिकल सेल बोला ना ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल हाँ होलो बोला। तो बेटा अंदर तो स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0 सरफेस पे जाने के बाद एकदम से कुछ मिलती है और फिर ऐसे घटने लग जाती है ना। तो हम हर जगह लिख देते हैं देखो आउटसाइड कैसे लिखोगे आप आउटसाइड लिखोगे E इज इक्वल टू KQ/r²। एट सरफेस कैसे लिखोगे सरफेस पे लिखोगे बेटा E इज इक्वल टू KQ/R²। कैपिटल R क्या है इसका रेडियस है ठीक है। और आउटसाइड द सरफेस कैसे लिखोगे आउटसाइड द सरफेस सॉरी आउटसाइड नहीं इनसाइड इनसाइड होगा बेटा 0 है ना। किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 0 वाली बात तो जानते हैं है ना। कंप्लीट द फॉलोइंग इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द फॉलोइंग इन द गिवन सर्किट है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। सो लेट्स कैलकुलेट इट। क्वेश्चन ने बोला है कि इसके ऊपर क्या क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट बताना है बेटा और पार्ट सुनो। अच्छा इसका डेरिवेशन है ठीक है, तो नोट्स में देखना आपको मिलेगा इसका डेरिवेशन कर लेना एक बार। फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं इतना लिखने के वैसे भी 3 नंबर मिल जाएंगे बट डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा ना। ओके कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो बेटा देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बना रहा है ये वाला जो सर्किट है इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। ये हमारा 10 वोल्ट है बेटा 12 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड और ये भी 6 माइक्रोफैराड और बीच में दे रखा है 2 माइक्रोफैराड ठीक है। ऐसा सर्किट दिया हुआ है तो जरा देखो हम ऐसे लिखेंगे देखो इसका रेशियो लेते हैं 12/6 इज इक्वल टू 6/3। देखो ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया तो हम क्या बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। आप इसको थोड़ा और अच्छे से भी लिख सकते हो जैसे ऐसे ना लिखे ना आप ऐसे लिखो कि C1/C2 ये C1 C2 मान लिए 12/6 कितना आ गया 2 फिर लिखो C3/C4 6/3 भी कितना आ गया 2 तो क्या लिख दोगे फाइनली C1/C2 इज इक्वल टू ना भैया C3/C4 है। उसके बाद लिख दो व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड।
अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो बीच वाले को हटा देते हैं, तो अब नया सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा। बस इतना होने के बाद इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है ना। चलो इधर निकालते हैं बेटा। देखो कैसे करेंगे उसको हटा दिया। अब देखो 12 और 6 किसमें सीरीज, लिखो कैसे, एज 12 माइक्रोफराड एंड 6 माइक्रोफराड आर इन सीरीज। ये सीरीज में बेटा तो इनके इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मल्टीप्लाई करके निकलता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। क्या फॉर्मूला होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, याद रखो। 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6 कितना आ जाएगा बेटा, 12 छंग 72 बाई 18, काट दो 18 चौक 72, कितना आ गया 4 माइक्रोफराड। तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में थे, उनका आया 4 माइक्रोफराड। ऐसे नीचे वालों का निकालो। ऑल्सो इसको नाम दे दो C4 ऑलरेडी, C5 नाम दे दो। ऑल्सो 6 माइक्रोफराड एंड 3 माइक्रोफराड आर इन सीरीज। ये भी सीरीज में बेटा है ना, तो C6 कैसे लिखेंगे हम जरा बताना। 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 बाय 18 हो जाएगा बेटा। ये 18 बाई 9 कितना आ जाएगा, ये 2 माइक्रोफराड C6। अब देखो C5 इसका इक्विवेलेंट कितना है हमारा, इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 आया है और इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आया है, तो C5 और C6 का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा। इक्विवेलेंट ऑफ C5 एंड C6, ये दोनों पैरेलल में है क्या, C5 और C6, ऊपर एक रेजिस्टेंस नीचे बीच में बैटरी लगी हुई है ना। ऐसे देखो बेटा, ये लगा है 10 वोल्ट, C5 ऊपर कितना है हमारा 4 और ये कितना है हमारा 2। ठीक, अभी इनका इक्विवेलेंट बताना है। हाउ विल यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट, पैरेलल में डायरेक्टली जुड़ जाते हैं क्या, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4 + 2 एंड दैट इज 6 माइक्रोफराड। ये मिल गया हमें, टोटल कैपेसिटेंस आ गया। चार्ज ऑन 3 माइक्रोफराड एंड 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर, तो 2 माइक्रोफराड के ऊपर कितना चार्ज होगा 0, और 3 माइक्रोफराड के ऊपर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटा एक बात बताओ, यहां से कुछ चार्ज निकले, जैसे हम पूछे टोटल चार्ज कितना निकलेगा, ध्यान से देखना। टोटल चार्ज निकालो पहले सर्किट का। टोटल चार्ज इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 6 इंटू 10⁻⁶, V कितना है 10 है। कैलकुलेट करो 6 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, सॉरी 6 इंटू 10⁻⁶, या फिर मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 10⁻⁶ कर दो, तो 60 माइक्रोकूलम निकला। ठीक, मतलब यहाँ से कितना निकला 60 माइक्रोकूलम, ये यहाँ जाएगा। अब देखो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसमें और इसमें पोटेंशियल सेम है क्या, 2 और 4 में, हाँ पोटेंशियल सेम है। तो अगर हमसे कोई पूछे चार्ज अक्रॉस 2, चार्ज अक्रॉस ये वाला 2 ना, जिसको हमने C6 नाम दिया, चार्ज अक्रॉस C6 ब्रैकेट में लिख देना 2 माइक्रोफराड, कितना आएगा बताओ। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q = CV होता है ना, C × V। तो C कितना है बेटा 2 है, 2 है ना इसके अक्रॉस C। ओके, और वोल्टेज कितना है बेटा 10, तो इसमें कितना जाएगा, C है 2 और V है 10, तो इसमें चला जाएगा 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम। अब जरा देखो 2 जो है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ठीक बात है। तो जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इस पूरी ब्रांच में जाएगा, तो 3 माइक्रोफराड को कितना चार्ज मिलेगा बोलो 20 माइक्रोकूलम। तो इस लॉजिक से यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर चार्ज अक्रॉस, हाँ कितना बेटा 3 माइक्रोफराड, कितना हो गया 20 माइक्रोकूलम। ये वो 2 माइक्रोफराड नहीं जिसके बारे में क्वेश्चन ने बोला, ये तो उन दोनों का इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन ने ये वाला जो 2 माइक्रोफराड बीच में था ना, इसके अक्रॉस चार्ज पूछा है, इसके अक्रॉस कितना होगा 0, क्योंकि तो हट ही गया। चार्ज अक्रॉस 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर कितना हो गया 0,
लास्ट में ये लिखने के बाद डब्बे में डाल देना, खत्म। समझ में आया? 5 नंबर का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इमेज फॉर्मेशन इन अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम, कंपेयर इट्स क्वालिटीज विद द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इन्होंने बोला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम बना दो और उसकी क्वालिटीज कंपेयर कर दो किसके साथ? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के साथ। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है बेटा। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम बनाना है, तो पहले यहाँ पे क्या बना देंगे बेटा? एक मिरर, फिर यहाँ पे एक मिरर बनाएंगे। ये लाइट रे ऐसे आ गई, ठीक, ये लाइट रे ऐसे आ गई। अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट रे कहाँ जाएंगी बेटा? यहाँ जाएंगी, और ये यहाँ जाएंगी, ठीक। अब देखो इस तरह से हम इस मिरर को रखेंगे कि लाइट रे कहाँ मिल रही हो। अच्छा चलो यहाँ तक पहुंची। अब इसके बाद ये क्या करता है? लाइट रे को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज करता है। तो लाइट रे कहाँ जाएगी हमारी बेटा? ऐसे, ऐसे जाएगी ना। इधर बीच में बना लो, ऐसे और ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे हम एक होल करेंगे और ये सारी लाइट रेस को हम किससे देखेंगे? एक आई पीस से देखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? आई पीस हो गया। ये इधर हमने पॉलिश करके रखी है ना। ये हमारा बन गया डायग्राम फाइनली ना। और रेस बना सकते हैं, बिल्कुल गंदा गंदा हो जाता है ना, ऐसा ही डायग्राम बना देंगे हम। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का डायग्राम हो गया। ये दोनों मिरर के नाम लिख देना, कॉनकेव मिरर है ना। अब इसका जो एडवांटेज लिखोगे, एडवांटेज की क्या क्या होती है? देखो इसकी पहली एडवांटेज ये होती है कि इसमें मोनोक्रोमेटिक, ये जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक है। पहले तो ये क्या होता है? चीप होता है बनाना। क्यों चीप होता है? इसमें जस्ट एक लेयर चाहिए, और जबकि अगर हम रिफ्रैक्टिंग टाइटल्स हो तो हमें लेंस चाहिए होते हैं बड़े बड़े, है ना। दूसरा, बनाना इजी है। दूसरा क्या है? चीपर है। तीसरा क्या है? इसको कहीं ले जाना आसान क्योंकि हल्का होता है, तो क्या बोलते हैं? पोर्टेबल है। चौथा, इसको हैंडल करना आसान है। देखो लेंस जो होगा, अगर वो बड़ा बड़ा लेंस होगा तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे ना। ऐसे बड़ा सा लेंस है, नीचे तो पतला ही होता है, तो यहाँ से उसको होल्ड करके जो रखेगा वहाँ से टूटने के चांसेस क्या रहेंगे? ज़्यादा रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? इजी टू हैंडल। दूसरा, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन वाली, है ना। क्या लिखते हो? क्रोमेटिक एब्रेशन वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? लाइट कलर्स में ना टूटती है ना। रिफ्लेक्शन के थ्रू जा रही तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो लाइट पार्ट्स में नहीं टूटेगी, ठीक है। जो डिस्पर्शन हो जाता है ना, लाइट एक वाइट लाइट 7 कलर में टूट जाती है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं टूटेगी, ठीक है। चलो, तो ये सारी एडवांटेज है। पहला क्या? पोर्टेबल है, चीपर है, इजी टू हैंडल है, और क्रोमेटिक एब्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है। और क्या लिख सकते हैं? बस यही 4 लिख देना ना। क्वेश्चन ने कितनी पूछी है? क्वालिटीज पूछी है, तो 4 क्वालिटी लिख देना बहुत है। Explain the differences between diffraction and interference of the waves. Observe qualitatively the diffraction pattern of a single slit. देखो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है मैं बताते हैं। डिफ्रैक्शन जो होता है वो सिंगल स्लिट पे होता है, इंटरफेरेंस डबल स्लिट पे होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, इंटरफेरेंस में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है और ब्राइट मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, बट डिफ्रैक्शन में इंटेंसिटी घटती चली जाती है। तीसरा डिफरेंस, इंटरफेरेंस में सेंट्रल मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, बट डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ ज़्यादा होती है, डबल होती है, और बाकी ब्राइट फ्रिंजेस के कंपैरिजन, है ना। कंडीशंस फॉर मैक्सिमा इन इंटरफेरेंस पैटर्न जो होती है वो क्या होती है बेटा? कम होती है, कम बोले एन लैम्डा होती है, जबकि यहाँ पे वही कंडीशन किसकी होती है? मिनिमा की होती है, ठीक है। मिनिमा में कहाँ मिलता है? एन लैम्डा पे। इतने डिफरेंसेस लिख देना, ठीक। ऑब्जर्व क्वालिटेटिवली द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल लाइट। उसके बाद ऑब्जर्व करने के लिए बोला है क्वालिटेटिवली डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में ना आप इंटेंसिटी बना देना, यहाँ पे ज्यादा होती फिर धीरे 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 ऐसे घटती चली जाती है, ऐसा वाला बना देना। और जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है? ऐसे बना देना,
किसका डायग्राम हो गया हमारे डिफ्रैक्शन का। इंटरफेरेंस का कैसे बनता है बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे इंटेंसिटी, ठीक, यहाँ पे भी इंटेंसिटी और इधर डिस्टेंस, इधर डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक। अभी अगर यही डायग्राम बना रहा हूँ मैं डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस में, तो सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, इसमें कम नहीं होती है ना, जबकि इसमें कम होती चली जाती है, ठीक। ये वाला पैटर्न बना देना। उसके बाद बोला एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल क्या है, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि न्यूक्लियाई जो एटम का पूरा मास है वो कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है ना, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो पहले पोस्टुलेट का नाम न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरे पोस्टुलेट का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा फॉर दोज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसको बोलेंगे बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तीसरा पोस्टुलेट क्या है, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट में घूमेगा उनमें घूमते टाइम वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, उन एनर्जी सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तीसरा चौथा, जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो वो लाइट या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेगा, फोटोन फॉर्म में करेगा, ठीक है। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 क्या है, जिससे आया है, और E1 क्या है, जहां वो गया है, ठीक। चलो ए बी डन। उसके बाद बोला सो द नंबर ऑफ एमिशन लाइंस स्पेक्ट्रा कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 4। तो बेटा n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 में बनाना है। ये n इज इक्वल टू 1 2 3, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। बेटा ऊपर जाते जाते गैप कम कर देना है ना, n इज इक्वल टू 4। तो देखो 4 से यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, और यहाँ पे भी गिर सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आ सकता है। अब यहाँ से गिरने के बाद फिर वापस यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से गिरने के बाद यहाँ आ जाए, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ से फिर यहाँ से, ऐसे भी आ सकता है ना। ऐसे ऐसे डायग्राम्स बना देना अलग अलग पैटर्न दिखाते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ड्रॉ वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियो अगेंस्ट द मास नंबर, है ना। तो उन्होंने बोला बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है न्यूक्लियस की, तो हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ध्यान से लिखो अपने नोट्स में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उन सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग सेपरेट करने में जितनी एनर्जी लगेगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम ईच अदर, है ना, इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। फिर क्वेश्चन बोला ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगेंस्ट मास नंबर। देखो मास नंबर के अक्रॉस कैसे बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर क्या रख दे रहे हैं बेटा, मास नंबर रख दे रहे हैं। देखो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, ऐसे बनेगा बेटा ना। यहाँ पे क्या लिखा रहता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, ऐसे लिख दो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का दूसरा आइसोटोप, ऐसे करके लिखे रहते हैं, ठीक है। ये सबसे स्टेबल वाला जो होता है ये कौन होता है हमारा, 56, एंड दैट इज आयरन। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होती है बेटा, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये कितना होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बन गया डायग्राम, है ना। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है डिस्कस द fission and fusion with the help of this variation। अब देखो इसको क्या लिखोगे, the element whose mass number is less than 56 shows the nuclear fusion because they combine with each other to increase their mass number so that they can get stability and increase their binding energy up to 8.8 mega electron volt, ठीक। दोबारा सुन लेना समझ आएगा, फिर से बोलते हैं एक बार। The elements having mass number less than 56 has less binding energy, hence they combine with each other to increase their binding energy. So the elements whose mass number is less than 56 shows nuclear fusion। अब देखो the elements whose mass number is greater than 56 shows nuclear fission because they have
less binding energy per nucleon, so they break down into two or more lighter nuclei to increase their binding energy per nucleon. This breaking of single nuclei into two or more nuclei is known as nuclear fission. ठीक, एडवांटेज लिख देना, फ्यूजन में जो होता है बाई प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव होता है, हार्मफुल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो इको फ्रेंडली होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन कराना बहुत मुश्किल है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर चाहिए होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कराना आसान है। न्यूक्लियर फ्यूजन की जो फ्यूल अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है ना, जबकि इसके जो न्यूक्लियन की इसका जो रॉ मटेरियल होता है फ्यूजन के लिए बहुत कम है, जैसे यूरेनियम यूज होता है, प्लूटोनियम यूज होता है, तो वो सब नेचर में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक, ये सब लिख देना। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। नीचे डेटा दिया गया, हमसे पूछा इसकी कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर दो। बेटा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एन ई म्यू ई प्लस होल है तो एन एच म्यू एच, बस सारी बातें लिख दो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सब कुछ दे रखा क्वेश्चन में। मोबिलिटी दी है, हाँ दी है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दिए बेटा, डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 10⁻13। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है 2.3 इंटू 10⁴। ओके, अभी बेटा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। देखना कितना 8 इंटू 10⁻13। सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए क्या करते हैं बेटा 10⁻⁻6 करता है, तो पर सेंटीमीटर क्यूब बोला, नीचे करेंगे हम 10⁻⁻6 तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10⁻+6 बन जाएगा। ठीक है, ओके, एन मिल गया हमें, एन डाल दिया। ई कितना 1.6 इंटू 10⁻−19, म्यू ई कितना दिया है बेटा 2.3 इंटू 10⁴, 2.3 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो जरा ध्यान से, तो मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴, 2.3 इंटू 10⁻⁴। हाँ अच्छा, ये तो लिख दिया ना, 10⁻⁴ और लिख दो। ठीक है, ये हमारा पूरा डेटा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन का हो गया। अगर होल का लिखेंगे ऐसे ही तब कितना होगा, देखो होल का डेंसिटी दे रखा है 5 इंटू 10⁻12 सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने के लिए 10⁻6, नीचे 10⁻⁻6 लिखे ना, पर सेंटीमीटर क्यूब है तो ऊपर जाके +6 बन जाएगा। देखो वैसे ही वहाँ पे किया। फिर उसके बाद चार्ज ऑन होल बेटा इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और फिर क्या बच गया, मोबिलिटी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब इस पूरे को सॉल्व कर लो, कंडक्टिविटी आ जाएगी आपकी कितनी है, जो भी होगी सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा ये 16 8 128, और उसको 20 मान लो, 128 दूनी 256, थोड़ा बढ़ा दो 270 कर दो, तो बेटा आ जाएगा 270 इंटू 10⁻27 आएगा। 1.6 था ना, कैलकुलेशन बेटा एक बार चेक कर लेना ना, मिस्टेक हो गई हो तो एक बार। 10⁻19 ये देखो बेटा 13 6 19 ये कट जाएगा, और ये 10⁻4 से 10⁻4 कट जाएगा, तो केवल 2.7 बचेगा यहाँ पे, है ना। प्लस इधर आ जाओ, इधर आओगे तो 10⁻12 और 6 18, और 19 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 23, तो ये कितना बचेगा 19 4 23 और 12 6 18 बचेगा 10⁻⁻5। 12 6 18 -5 बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बेटा 16 5 80 8 बचेगा 800, 800 मतलब 8 इंटू 10⁻⁻5, तो यहाँ पे लिख दो 800 इंटू 10⁻⁻5, दैट इज 27 प्लस 3 जीरो इधर ले गया हो तो 0.8 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा स्टिल, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करें 27.20 और तो 008। यूनिट क्या होगी कंडक्टिविटी की, मो होती है क्या रजिस्टिविटी का उल्टा, तो इसकी यूनिट क्या होती है मो पर सेंटीमीटर, है ना, उसकी उल्टी होती है ना मो सेंटीमीटर इनवर्स। दैट इज ऑल अबाउट दिस सिंपल पेपर। तो
अच्छा एक और है बेटा, एक्सप्लेन द डिप्लीशन लेयर एंड पोटेंशियल वेरिएशन इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। तो डिप्लीशन लेयर क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी पीएन जंक्शन हम बनाते हैं, यहाँ पे लिखोगे ऐसे, देखो पीएन जंक्शन बनाओगे, ये पी साइड होगी, ये एन साइड होगी, यहाँ पे होल बना दोगे बहुत सारे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दोगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन बना दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। ऐसा एक डायग्राम बना देना, ठीक। इस डायग्राम को बनाने के बाद क्या लिखोगे, सुनो। एट द जंक्शन ऑफ P and N, immobile ions are present. These presence of immobile ion in a region is known as the depletion region because this region is free from free charge carrier. इसमें कोई free charge नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर, अब इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव, तो हम बोले यहाँ पे एक बैटरी जनरेट हो गई है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन रोकेगी, दैट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। क्या लिखोगे, द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द जंक्शन व्हिच फर्दर स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज नोन एज द बैरियर पोटेंशियल, ठीक। फिर हम लिखेंगे हाउ आर बोथ चेंजिंग इन द कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में दोनों कैसे चेंज होते हैं, तो आप लिखोगे फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन विथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन विथ कम हो जाती है, और रिवर्स बायस में डिप्लीशन विथ बढ़ जाती है। ऐसे लिखो, डिप्लीशन विथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस यहाँ ज़्यादा मिलता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिलता है। यही वाली बात उसमें लिख दोगे, ठीक। बड़ा चढ़ा के तो लिख ही लोगे ना, कहानी मेन इतनी ही थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक ये वाला पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लेना।